नमस्कार दोस्तों। तो अब तक हम जान चुके हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जिसके थ्रू हम बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी बिज़नेस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है। ठीक है। अब एनएसई पे भी बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हैं और बीएसई पे भी बहुत सारी कंपनीज लिस्ट हैं। तो जो कंपनीज यहाँ पर लिस्ट हैं, हम उन्हीं कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम इस कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो कंपनी पहले प्राइमरी मार्केट में थी, अब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने के बाद अब आ चुकी है वो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में हम जैसे आम जो इन्वेस्टर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनका इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी कंपनी में जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्ट है। तो अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि शेयर बाय सेल करते वक्त इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। देखिए, अगर हमें शेयर बाय सेल करने हैं तो हमें ज़रूरत है एक स्टॉक ब्रोकर की, एक डिपॉजिटरी की, ठीक है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की, बैंक की और क्लियरिंग कॉरपोरेशन की। तो इनके बारे में अब हम समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले क्या, ये जो स्टॉक ब्रोकर है वो कौन होता है। देखिए, अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यानी कि अगर मुझे रिलायंस में अगर पैसा लगाना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट मुझे ओपन करवाना पड़ेगा। देखिए, अब जो रिलायंस का जो शेयर है वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे मिलेगा एनएससी और बीएसई पे। ये रही मेरी बीएसई। तो क्या मतलब, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँगा, बीएसई पे जाऊँगा और बोलूँगा क्या था, मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए, आप दे दो, और जो उसका प्राइस है आप वो मुझे बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ब्रोकर होते हैं जो इनके मेंबर होते हैं, कुछ ब्रोकर होते हैं जो इनके मेंबर होते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन ब्रोकर के पास अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएंगे, फिर हम अपना ऑर्डर देंगे ब्रोकर को, फिर ब्रोकर वो ऑर्डर हमारा आगे प्लेस करेगा किसके पास, बीएसई के पास, बीएसई या फिर एनएसई, जहाँ पर भी आप शेयर बाय सेल आप कर रहे हो। ठीक है। तो इस ब्रोकर के पास हमें अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। इस ब्रोकर के पास हमें अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। बिना ब्रोकर के तो आप शेयर बाय सेल आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। तो जो ब्रोकर है वो बीएसई, मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका मेंबर होता है, और जो ब्रोकर होता है उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप ये देख भी सकते हो कि इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, बीएसई पे या फिर एनएसई पे। ठीक है। और यहाँ पर आपको लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अगर मुझे शेयर बाय सेल करना है तो मैं डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं जा सकता, मुझे ब्रोकर के पास अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट मुझे ओपन करवाना पड़ता है। अब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट तो आपका होना ही चाहिए, कैंसिल चेक या फिर पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है वो। ठीक है। अब देखिए, जब भी आप अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाओगे तो जो ब्रोकर है वो आपसे पूछेगा कि सर आपको किस किस मार्केट सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है, आपको किस किस मार्केट सेगमेंट में आपको ट्रेडिंग करनी है। तो वो ये पूछ रहा है कि सर क्या आप इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या आप मतलब शेयर ही बाय सेल करोगे, या फिर करेंसी या फिर कमोडिटी। क्योंकि देखिए, इसके लिए आपको अलग से अकाउंट ओपन कराने पड़ते हैं, मतलब करेंसी के लिए और कमोडिटी के लिए। तो अगर आप सिर्फ शेयर बाय सेल करना चाहते हैं तो आप उसे बोल दीजिए कि मुझे सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी है, मुझे ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग का मतलब मुझे बाय सेल करना है शेयर। ठीक है।
तो अगर आपको सिर्फ इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी है तो तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट आपको होना चाहिए, और एक कैंसिल चेक या फिर पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो, अगर आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ इक्विटी में। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको कमोडिटी में भी ट्रेडिंग करनी है और करेंसी में भी करनी है, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, तो उसके लिए आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है। तो इनकम प्रूफ के लिए आप ITR अपनी दे सकते हो, ठीक है, या फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो उससे आपका तीनों अकाउंट ओपन हो जाता है, इक्विटी का भी, कमोडिटी का भी और फॉरेक्स का भी। फॉरेक्स मतलब करेंसी का भी। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो ब्रोकर हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं। एक ब्रोकर होता है डिस्काउंट ब्रोकर, एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर जो होता है आपका, वो सिर्फ आपको एक सर्विस देता है, कौन सी, शेयर बाय सेल करने की, शेयर बाय और सेल करने की, बस, इसके अलावा और कोई सर्विस नहीं देता। फुल सर्विस ब्रोकर आपको बहुत सारी सर्विसेज आपको देता है। जैसे एक सर्विस तो हो गई, चलो कि आपने अकाउंट ओपन करवा लिया, ठीक है, अकाउंट ओपन करवाना। कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनीज की वो चाहते हो, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो कंपनी है वो किस टाइप, वो कैसी है, ठीक है, और वो अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर बेकार। तो जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो उन कंपनीज़ की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो भी देते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, कई बार वो आपके बिहाफ पर वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर वो आप उनको परमिशन देते हो तो अगर आपको रिसर्च रिपोर्ट और बाकी सर्विसेज नहीं चाहिए, आप खुद से ही बस शेयर बाय सेल करना चाहते हो, तो आप चूज़ करो डिस्काउंट ब्रोकर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्रोकर होता है, जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कमोडिटी में, फिर करेंसी में। तो अगर आपको सिर्फ स्टॉक में करना है तो आप सिर्फ स्टॉक के लिए ही आप उसको बोलिए। सर्विसेज की हमने बात कर ली है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ शेयर बाय सेल करना है, ठीक है, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर को आप चूज़ कीजिए। और देखिए, अब इसमें ना क्या होता है कि जो ब्रोकर होते हैं वो आपको मार्जिन भी प्रोवाइड कराते हैं, मार्जिन भी आपको वो प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, मार्जिन अभी आपको डिटेल में समझ नहीं आएगा, तो इस टॉपिक को अभी हम यही रहने देंगे। जब हम शेयर बाय सेल करेंगे हम रियल में, तब मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन क्या होता है, ठीक है। तो जब आप शेयर बाय सेल आप करते हो तो उसकी जो डिटेल है, वो भी आपको मिल जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट नोट्स, ठीक है। वो आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर वो आ जाता है जब आप एक बार आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तब। और जब आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कुछ चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं, जिन्हें आमतौर पे बोला जाता है ब्रोकरेज चार्जेस। क्या बोला जाता है? ब्रोकरेज चार्जेस। अब हर ब्रोकर का अपना अपना रेट होता है, ठीक है। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितने चार्जेस वो ले रहा है। तो आमतौर पे जो हमारे फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं, तो आप इनके पास अपना अकाउंट ना ओपन करवाएं तो बेटर है। और हाँ, बैंक भी डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता है और वो चले जाते हैं बैंक के पास और अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। फिर उनको अच्छे खासे चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं। तो जब भी आप अपना अकाउंट ओपन करवाएं तो जो चार्जेस वगैरह हैं वो आप एक बार देख लें। अब इंडिया में अगर बात करें जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है ज़ेरोधा और दूसरा है अपना अपस्टॉक, मतलब जो अभी मार्केट में थोड़े से अच्छे हैं, आप अच्छे जिन्हें बोल सकते हो। तो अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो लिंक मैं नीचे दे दूँगा,
डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, स्टॉक ब्रोकर कौन होता है। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर आपका समझ में आ गया। तो इसके बिना तो आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शेयर बाय सेल करने पड़ेंगे। तो अब बात आती है फिर डिपॉजिटरी की। किसकी? डिपॉजिटरी की। अब ये कौन होता है? देखिए, आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था। देखिए, हम 2 अकाउंट ओपन करवाते हैं, डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो होता ये कि जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है उसमें ना हम सिर्फ शेयर बाय और सेल करके रखते हैं। मतलब कि देखिए, अगर हमें शेयर अगर रखना है तो हम इसमें रखते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम मार्केट में जाते थे और वो हमको फिजिकली, यानी वो हमारे हाथों में मिल जाते थे। मतलब हमने पैसा दिया, ठीक है, मतलब 100 रुपये का शेयर है, हमने पैसा दिया और हमने फिजिकल तौर पे हमको वो शेयर मिल गया। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है कि वो जो शेयर होता है वो हमारे डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में आता है। ठीक है, वो हमारे किस में आता है? डीमैट अकाउंट में। लेकिन ये डीमैट अकाउंट हमें ओपन करवाना पड़ता है किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कि जो डीमैट अकाउंट है वो तुम खुलवाते हैं ब्रोकर के पास। हाँ, हम ब्रोकर के पास खुलवाते हैं, लेकिन ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर हमारे बिहाव पर, ठीक है, देखिए ये रहे हम, ठीक है, ये रहे हम। तो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर हमसे पैसा लेगा और डॉक्यूमेंट वगैरह लेगा और वो जो डिपॉजिटरी उनके पास जाएगा और हमारे बिहाव पर वो डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा। सर क्या हम डायरेक्ट नहीं जा सकते इनके पास? नहीं, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो इंडिया में जो डिपॉजिटरीज हैं वो 2 हैं, NSDL और CDSL। NSDL और CDSL। तो कोई भी ब्रोकर होगा, कोई ब्रोकर होगा, वो आपका जो डीमैट अकाउंट है या तो वो खुलवाएगा CDSL के पास या फिर NSDL के पास। ठीक है, आपका जो डीमैट अकाउंट होगा या तो वो खुलेगा NSDL के पास या फिर CDSL के पास। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो इनके पास हमारे जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन होता है और यही लोग हमारे डीमैट अकाउंट मेंटेन रखते हैं। ठीक है, अब जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके अंदर ना हम सिर्फ मनी रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम सिर्फ पैसा रखते हैं, बस शेयर बाय सेल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम पहले जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा हम डालते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम पैसा डालते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि वो पैसा हम पहले ब्रोकर को देते हैं, फिर ब्रोकर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डालता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हम पैसा डालते हैं, उससे हम शेयर खरीदते हैं और जो शेयर है वो हमारे डीमैट अकाउंट में आता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो डिपॉजिटरी आपको समझ में आ गया कि डिपॉजिटरी क्या होते हैं। अब इनके पास जो लोग मेंबरशिप लेते हैं, मतलब जो इनके मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो हम लोग डायरेक्ट इनके पास तो जा नहीं सकते डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए, हमें जाना पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास। ठीक है, तो जो ब्रोकर होता है, तो जो हमारा ब्रोकर होता है वो क्या होता है, वो इनके लिए होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो हम अपना डीमैट अकाउंट जब ब्रोकर्स के पास खुलवाते हैं तो मतलब ब्रोकर क्या है? ब्रोकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। किसके लिए? जो डिपॉजिटरी है उनके लिए। ठीक है, तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो ब्रोकर भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बैंक भी खुलवाता है ना डीमैट अकाउंट, तो बैंक भी क्या हो सकता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के मेंबर होते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के मेंबर होते हैं। और इंडिया में जो डिपॉजिटरी से कौन सी है? NSDL और CDSL। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, ये आपका डीमैट अकाउंट है, लेकिन ये कौन मेंटेन रखता है? ये रखता है डिपॉजिटरी। ठीक है,
तो आप ब्रोकर के पास जाते हो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो ब्रोकर क्या हो गया, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट, और ब्रोकर फिर जाता है डिपॉजिटरी के पास। वो क्या करता है, वो आपका डीमैट अकाउंट मेंटेन रखता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए, तो जो ब्रोकर है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या है, ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए यानी एनएसई बीएसई के लिए क्या है, ट्रेडिंग मेंबर। तो यहाँ पर वो कौन है, वो ट्रेडिंग मेंबर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डिपॉजिटरी में, तो क्या है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए यानी कि एनएसई बीएसई के लिए, एनएसई बीएसई क्या है ना, पता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए एक्चुअल में अब होता क्या है, हम पहले पैसा डालते हैं अपने, मतलब हम अपने बैंक अकाउंट से पहले पैसा डालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर हम ऑर्डर देते हैं ब्रोकर को कि मुझे रिलायंस के मुझे 100 शेयर चाहिए इस प्राइस पर। ठीक है, मुझे रिलायंस के 100 शेयर चाहिए, मान लेते हैं 1000 रुपये के प्राइस पर। ठीक है, तो वो हमारा ऑर्डर लेके जाएगा बीएसई के पास, अगर हमने बीएसई पे ऑर्डर दिया होगा। तो जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, तो वहाँ पे लिखा भी होता है कि आप ऑर्डर प्लेस कहाँ करना चाहते हो, एनएसई पे या फिर बीएसई पे। लेकिन उसके लिए आपको देखना ज़रूरी है कि वो कंपनी लिस्ट होनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो हमने अपने बैंक अकाउंट से पैसा डाला ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर वहाँ से हमने ऑर्डर प्लेस करा, फिर वो बीएसई पे जाएगा। फिर अगर वो हमको शेयर मिल गया तो वो फिर हमारे शेयर वो डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो डीमैट अकाउंट हमारा कौन मेंटेन करता है, एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल। यहाँ से भी आपको मेल आती है जब आप शेयर बाय सेल आप करते हो। तो देखिए, जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है, मैं रिलायंस के शेयर चाहता हूँ। ठीक है, फिर मान लेते हैं बंधन बैंक। ठीक है, बंधन बैंक के, ठीक है, कितने शेयर, 10 शेयर, कितने के प्राइस पे, 100 रुपीज़ के प्राइस पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने बैंक अकाउंट से पहले मैं पैसा डालूंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, फिर मैं अपने ब्रोकर को बोलूँगा भैया ढूंढो ज़रा ऐसा सेलर, मतलब मुझे बंधन बैंक के 10 शेयर चाहिए 100 रुपये के प्राइस पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जाएगा डायरेक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए उसी एक्सचेंज पे कोई ना कोई सेलर भी होना चाहिए, यानी कि जो बंधन बैंक के शेयर वो सेल कर रहा हो। ठीक है, कितने शेयर, 10 शेयर। अगर वो 5 कर रहा होगा तो हमें 5 शेयर हमको मिल जाएंगे, 5 नहीं मिलेंगे। तो हम कौन होंगे, हम तो हो गए बायर, हमें तो ख़रीदना है। ठीक है, हम तो हो गए बायर। तो दूसरी तरफ कोई ना कोई सेलर भी होना चाहिए जो इतने शेयर वो बेच रहा हो, इतने शेयर या फिर उस शेयर के अंडर में। जैसे अगर मुझे 10 चाहिए और ये बेच रहा है 5, तो हमें 5 मिल जाएंगे। ठीक है, 5 हमारे जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 10 के लिए ऑर्डर प्लेस करा और ये 10 बेच रहा है तो हमको 10 मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो दूसरी तरफ जो होगा बंदा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी अपने तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि मुझे बंधन बैंक के मुझे अपने शेयर मुझे सेल करने हैं। ठीक है, तो ब्रोकर क्या करेगा, जैसे ही जो उसका शेयर है वो यहाँ पे बिक जाएंगे, तो उसके वो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल देगा और उसके डीमैट अकाउंट से वो पैसा शेयर वो जो है वो निकाल लेगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट से उसके शेयर वो निकाल लेगा और ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल देगा। सेम एज हमारे साथ भी होगा अगर हम सेल करेंगे तो सिनेरियो इस तरीके का आपको कुछ नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा NCCL और ICCL। अब इनका काम क्या है, देखिए ब्रोकर का तो हमें समझ में आ गया, डिपॉजिटरी का भी समझ में आ गया, और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उनका भी हमें समझ में आ गया काम। ये कौन है, तो ये है हमारे क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन इस चीज़ की गारंटी लेता है कि जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब जो हम शेयर हम बाय सेल कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन 100% सिक्योर हो और उसकी पेमेंट भी 100%, मतलब उसकी ये चीज़ की गारंटी लेता है कि हाँ कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। समझ में आ गया? तो इसके लिए भी अलग से ही एक कंपनी बनाई गई है, मतलब 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको नज़र आ रही है NCCL, एक है आपकी ICCL।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो NSCCL है वो कंपनी है किसकी, NSE की। मतलब जो हमारा NSE का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी एक और कंपनी है, कौन सी है, NSCCL। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। तो इसका काम क्या है कि जो भी हम शेयर हम बाय सेल कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम बाय कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि हमने पेमेंट करी है, तो ये बंदा गारंटी लेगा इस चीज़ की, हाँ कि भाई आपने पेमेंट कर दी है, मैं आपकी पेमेंट वहाँ तक पहुँचा दूँगा। ठीक है, अगर हमने बाय करा है, अगर हमने सेल करा है, तो यही बंदा गारंटी लेगा कि भाई आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो अगर आपने NSE पे करा है, अगर आपने बाय करा है, तो NSCCL इस चीज़ की गारंटी लेगा कि हाँ मैं आपकी पेमेंट पहुँचा दूँगा। और अगर आपने BSE पे अगर आपने सेल करा है, अगर आपने शेयर बेचे हैं, तो आपके पास पैसा आना चाहिए, तो ICCL इस चीज़ की गारंटी लेगा कि हाँ कि आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ICCL जो है वो BSE की कंपनी है। किसकी कंपनी है, BSE की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ICCL की इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और NSCCL की नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि ये जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसकी सेटलमेंट की गारंटी लेते हैं। तो आज हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और उनका क्या क्या काम है। और साथ ही साथ हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में कैसे कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है और उसके पीछे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है।